देखिए, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ। इस सेशन में हम लोग डीजी के अंदर आपको चेंज फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताएंगे। आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन को हमने दो पार्टों में बांटा है। पहला पार्ट हमारा रहेगा वो एंट्रियों के ऊपर जो हमें 31 मार्च को करनी होती है या फिर एंड ऑफ द लास्ट डे ऑफ द ईयर करनी होती है। साथ साथ सेकंड हम पार्ट में आपके साथ इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसे आखिरी तक देखें ताकि आपके जो भी कंफ्यूजन या डाउट्स बनते हैं चेंज फाइनेंशियल ईयर को लेकर वो सारे खत्म हो जाएं और साथ साथ आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को किस तरीके से क्लोज करना है आज भी हम इस सेशन में आपके साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ आज का सेशन, जिसका नाम मैंने दिया है कि 31 मार्च 2000 जो भी ईयर हो को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हुए रख के इन बातों का ध्यान नहीं होना पड़ेगा परेशान। अगर आज जो बातें मैं आपको बता रहा हूं अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको बिजी में फाइनेंशियल ईयर चेंज करते वक्त या फिर लास्ट डेट में जो एंट्रियां करनी होती है वो करते वक्त आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं ये मैं पर्सनल ओपिनियन आप लोगों को दे रहा हूँ, कोई लीगल या फिर ऐसा नहीं कि कहीं कानून में कहा गया वो बातें बता रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इतने सालों से काम करते हुए इस लाइन के अंदर कि आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप क्लोज करने जा रहे हैं। देखिए, दिस वीडियो इज ओनली फॉर इंफॉर्मेटिंग पर्पस एंड डज नॉट कंस्टिट्यूटेड एंड एनी लीगल एडवाइस। ये कोई कानूनी आपको सलाह नहीं दी जा रही, ये मैं आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए। एज you are aware that financial year जो भी हो is about the end, below are some of point that shall be kept in mind। आपको याद रखना है कि जब भी आप फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करो तो ये जो कुछ पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करें इसको आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है, जिसमें सबसे पहला है अकाउंट्स रिलेटेड, रिकंसिलेशन, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एडवांस टैक्स, मिसलेनियस वर्क जैसे प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर एंट्री, डेप्रिसिएशन एंट्री, लोन एंट्री और चेंज फाइनेंशियल ईयर एंट्री को आपके साथ हमें डिस्कस करना चाहिए। मतलब कि आप जब भी ये काम करें तो उस समय आपको सबसे पहले अकाउंट्स रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें करनी चाहिए, रिकंसिलेशन बनानी चाहिए, थर्ड पार्टी रिकंसिलेशन बनानी चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की रिकंसिलेशन बनानी चाहिए, टीडीएस की, एडवांस टैक्स की, मिसलेनियस वर्क इन द सेंस प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रांसफर एंट्री करनी चाहिए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहिए, लोन की एंट्री पास करनी चाहिए और फिर फाइनेंशियल ईयर को किस तरीके से चेंज करना है ये। अगर मैं अपने फर्स्ट पॉइंट में जाऊं, अकाउंट्स रिलेटेड, ऑल बैंक अकाउंट शुड बी रिकंसाइल्ड विद बैंक स्टेटमेंट। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं या आप एक प्रोफेशनल्स हैं तो आप सभी को पता होगा कि हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते वक्त 31 मार्च को अपनी कंपनी का जो बैंक बैलेंस है वो अपने बैंक के साथ मैच करना होता है। अगर मेरी कंपनी में 3 बैंक अकाउंट यूज हो रहे हैं तो मुझे तीनों का बैंक अकाउंट 31 मार्च को जो है वो मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर भी लाना है और उसे रिकंसाइल करना है, कहीं गलती तो नहीं है। तो ये पहला काम होता है। अगर आप कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जरूर देखना चाहिए क्या मैं जो क्लोज कर रहा हूँ ये मेरा बैंक बैलेंस मैच है। अगर मेरा बैंक बैलेंस मैच है तो आप समझ लेना आपने बहुत अच्छा काम किया है पूरे साल। इसके बाद सेकंड, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज इन बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर कंपनी एक्ट 2030 एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज एप्लीकेबल। अगर आप एक प्रोपराइटर हैं, पार्टनरशिप फर्म है या एक एचयूएफ है तो आपको अपना डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट करना होता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड हो, एलएलपी कंपनी हो या फिर लिमिटेड कंपनी हो तो आपको डेप्रिसिएशन कंपनी एक्ट के हिसाब से कैलकुलेट करना है। आपको पता होगा डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, वो एंट्री आपको करनी है। चाहे तो मैं आपको अपनी एंट्री करके भी दिखा दूं ताकि आपको पता रहे। जैसे आप जर्नल पर जाएंगे, जर्नल पर जाने के बाद आपको 31 मार्च को एक एंट्री पास करनी है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
और टू जो भी आपने असेट्स खरीदी, जैसे हमने यहाँ से एक लैपटॉप खरीदा था तो हम लैपटॉप की कीमत को 12,000 रुपए एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक प्रोप्राइटरशिप फर्म हूँ और प्रोप्राइटर पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल होता है। और अगर आप इसकी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो तो आप इसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में आओगे, डेप्रिसिएशन चार्ट में इनकम टैक्स एक्ट, और यहाँ से आपको जो भी लेना है आप वो लें और इस पर इंटर मारेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसके बाद इसकी वैल्यू कितने परसेंट कम होनी है। आप चाहो तो यहाँ से भी F4 बटन दबा के एंट्री पास कर सकते हैं। इसके बाद आता है एनालाइज ऑफ लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डेब्टर दैट शैल बी रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट। आपको ये भी पता करना है कि आपकी कंपनी में कुछ ऐसे भी डेब्टर्स होंगे जो बहुत समय से चले आ रहे हैं। हमारी कंपनी में, हर किसी कंपनी में एक दो ऐसे डेब्टर्स होते हैं जिनके सालों साल एक ही जैसा बैलेंस रखा आ रहा है, तो आप उसे बैड डेब्ट्स बनाकर एंट्री कर दें। क्लियर है? साथ साथ डी पॉइंट में प्रोविजन शैल बी मेड फॉर ऑल एक्सपेंस फॉर द मंथ मार्च सच एज द टेलीफोन एक्सपेंस, रेंटल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ईटीसी। अगर कोई एक्सपेंस मार्च मंथ से रिलेट करते हैं और जिसकी पेमेंट आप अप्रैल में कर रहे हो तो आप उसे एज अ आउटस्टैंडिंग दिखा के रखना। मतलब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो मार्च से बिलोंग करते हैं लेकिन आप उनकी पेमेंट अप्रैल में करते हैं, और जब अप्रैल में पेमेंट करेंगे तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के हो जाएंगे। तो हमारा अकाउंट्स कहता है या हमारा अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग कहती है कि अगर कोई खर्चा इस साल का है तो आपको इस साल रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि लास्ट ईयर। तो आपको एक आउटस्टैंडिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। क्लियर? जिससे आपका जिस साल का खर्चा उस साल आ जाएगा और जो भी पेमेंट होगी आप उसकी नेक्स्ट ईयर पेमेंट कर देना। क्लियर? ई पॉइंट कहता है इन केस ऑफ एनी फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम शुड बी बुक्स फॉर द ईयर ऑन एक्रूअल बेस्ड इंटरेस्ट सर्टिफिकेट शेल आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक। अगर आपने बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट जमा करा और वहां से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है लेकिन 31 मार्च तक आपको इंटरेस्ट नहीं मिला तो आप एक्रूअल बेस पर उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकम दिखा देना। क्लियर? मान लो मैंने 5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करके बैंक में जमा करा दिए, बैंक मुझे इंटरेस्ट देने वाला था लेकिन बैंक ने मुझे इस साल इंटरेस्ट नहीं दिया, नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट दिया, तो इस साल का तो इंटरेस्ट था तो मैं उसे अक्रूवल बेस के हिसाब से इस साल का इंटरेस्ट इस साल ही शो कर दूंगा। क्लियर है? ये आपको विशेष ध्यान देना। इसके बाद लॉन्ग ऑल लॉन्ग आउटस्टैंडिंग पेबल रिसीवेबल शैल बी क्लियर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। अगर आपके कोई लॉन्ग टर्म से आउटस्टैंडिंग पेबल या रिसीवेबल चले आ रहे हैं तो आप उसे कोशिश करो कि वो जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। क्लियर है? इसके बाद इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड लोन इंटरेस्ट शुड बी बुक्ड ऑन अक्रूवल बेस फॉर द ईयर। अगर आपने किसी से लोन ले रखा है और लोन भी अनसिक्योर्ड लोन, तो उस केस में आप उसका जो भी इंटरेस्ट बनता है आप उसे एक्रूअल बेस पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर लें। एक्रूअल बेस का मतलब होता है कि चाहे आप उसकी पेमेंट करो या फिर ना करो उस समय, लेकिन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसे खर्चा मान के रिकॉर्ड कर लो। क्लियर है? ये आपको बहुत जरूरी होता है करना। अगर मैं किसी से भी अनसिक्योर्ड लोन लेता हूं तो उस केस के अंदर मुझे उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर लेना चाहिए ऑन द अक्रूवल बेस अकाउंटिंग। क्लियर? इसके बाद ऑल सर्विस रेंडर सेल डन टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिपोर्टेड इन जीएसटी रिटर्न अकॉर्डिंगली। अगर आपने किसी को सर्विस दी है या किसी को गुड्स बेचा है तो आप उसको अपनी किसमें दिखाएं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएं और साथ साथ जीएसटी रिटर्न में भी। मान लो मैंने आपको माल बेचा है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। जानते हैं अप्रूवल बेसिस क्या होता है? मैंने आज आपको माल दिया, सेल नहीं करा। जब आपका माल बिक जाएगा तब आप मुझसे माल खरीदोगे। होता है ना कई बार ऐसा कि हम आपको माल बेचते हैं, माल बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो आप मुझे वापसी कर देते हो। उस केस में अगर आपके पास कुछ इस तरह की सर्विस है कि मैंने आपको माल तो बेचा लेकिन जब बिकेगा तभी आप मुझसे माल खरीदोगे, तो उस केस में गवर्नमेंट ने कहा है कि आप 6 महीने के अंदर अंदर उन पार्टियों को पता कर लो जिनको आपने खाली माल दिया है, बेचा नहीं है। अगर वो 6 महीने माल बेचते हैं तो ठीक है, नहीं बेचते तो फिर आप उनसे माल वापसी ले लो।
तो अगर ऐसी किसी को सर्विस या आपने किसी को ऐसा गुड्स दिया है ऑन अप्रूवल बेसिस पर, तो प्लीज आप उससे गुड्स रिसीव कर लें। अगर उसने सेल कर दी तो उसे सेल का बिल काट दें। क्लियर है? इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आई, लिखा है ऑल एक्सपेंस पर्टेनिंग द ईयर शुड बी अकाउंटेड फॉर द बुक्स लाइक प्रीपेड एक्सपेंस। अगर आप किसी खर्चे की पेमेंट एडवांस में कर देते, मान लो मैंने कोई इंश्योरेंस कराया, 2 साल की इंश्योरेंस की पेमेंट मैंने एक साथ कर दी 19-20 के अंदर, जिसमें 24,000 रुपए मैंने एक बार में पे कर दी, 12,000 रुपए इस साल के, 12,000 रुपए नेक्स्ट ईयर के। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई खर्चा ऐसा है जिसकी आप एडवांस में पेमेंट करते हो, अगर कोई खर्चा ऐसा है जिसकी पेमेंट आप एडवांस में करते हैं, तो उस केस के अंदर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उसे एज अ प्रीपेड एक्सपेंस माने। मान लो उसे क्या माने? प्रीपेड एक्सपेंस मानकर काम करें। जैसे आपने, मान लो मैं यही एक एंट्री भी कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मान लो मैंने कोई कन्वेंस पे कर दिया, या मैंने किसी को सैलरी पे कर दी 24,000 रुपए, कब? 1 अप्रैल में कैश में। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि 12,000 तो इस साल की थी और 12,000 नेक्स्ट ईयर की, तो मैं 31 मार्च को एक एंट्री पास करूंगा, क्या? F3 करके बनाऊंगा, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। यहां लिख दूंगा करंट असेट्स, ये मेरी असेट्स बन गई। उसके बाद मैं यहाँ कितना लिख दूंगा? 12,000, और सैलरी अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा 12 से, ताकि इसके अंदर जो 24,000 रुपए गया था वो 12,000 रुपए कम होके किसमें चला जाए? प्रीपेड में। तो आपको याद रखना है कि अगर आपकी कंपनी में कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसकी पेमेंट आपने एडवांस में कर दी है, तो आप उसे प्रीपेड एक्सपेंस दिखाते हुए काम करें, वरना बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो एक साल आपका लॉस ज्यादा आ जाएगा और एक साल आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा। क्लियर है? आ जाए। अब जे पॉइंट कहता है कैश इन हैंड बैलेंस इन बुक्स एज ऑन 31st March should be appropriated amount, any excess cash should be deposited in bank account। अगर आपके पास 31 मार्च तक कोई कैश पड़ा है और जो आपके पास बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप प्लीज उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हुए बैंक में जमा कर दो, जिससे आपके पास बैंक में बैलेंस शो कर दे। मतलब मेरी कंपनी में 5 लाख रुपए कैश दिख रहा है, तो आप उसमें से कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दें, वो ज्यादा रहे अगर एक्सेस है तब। अगर एक्सेस नहीं है, वो आपके बिजनेस में यूज हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद के पॉइंट कहता है फिजिकल वेरीफाई एंड वैल्यू इन्वेंट्री स्टॉक एज ऑन 31st March 2019। आप सभी को अपनी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट भी मैच करना चाहिए। मतलब जो आपकी कंपनी में स्टॉक है उसको मैच करना चाहिए कि आपकी कंपनी में कितनी इन्वेंट्री एज अ फिजिकल। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ना देखें कि आपके कंप्यूटर में आइटम दिख रही है, एक आइटम है आइटम ए, वो 100 पीस आपके कंप्यूटर में, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन कराया तो वहां 90 मिली। तो उस केस में आप सभी अगर एक प्रोफेशनल, एक बिजनेसमैन या अकाउंट्स में काम करने वाले हैं, तो आप 31 मार्च को अपनी कंपनी की स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन कराएं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपके कंप्यूटर में एक्चुअल कितना स्टॉक है और आपके गोडाउन, आपके स्टोर, आपकी शॉप या आपकी कंपनी में कितना स्टॉक है। उससे आपको क्रॉस टैली हो जाएगा, और अगर आपका कम ज्यादा होता है तो आप उस तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को हैंडल कर लें। इसके बाद आई पॉइंट कहता है एनी अदर इनकम एक्सपेंस अदर ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू द ईयर शुड बी अकाउंट इन बुक्स। अगर इसके अलावा कोई भी अदर इनकम है, अदर एक्सपेंस है, उससे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लें। मान लो कुछ ऐसी इनकम है जो मेरे बिजनेस में नहीं, मुझे कहीं और से होने वाली है, तो वो भी अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दें तो अच्छा है। क्लियर है? तो ये लास्ट पॉइंट था आपका आई। इसके बाद एम कहता है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश टू बी डन बाय मैनेजमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020। कहता है कि आपको अपने कैश की फिजिकल वेरिफिकेशन भी करनी चाहिए कि आपकी कंपनी में कैश कितना है और आपके
एक्चुअल फिजिकल में कितना कैश है, ताकि आप उसकी भी वेरिफिकेशन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद एन पॉइंट कहता है लेजर स्क्रूटनी ऑफ ऑल लेजर स्पेशली सन्डी डेब्टर्स क्रेडिटर्स शुड बी डन। ठीक है, लिखा है अगर आपकी कंपनी में कोई डेब्टर्स है, कोई कंपनी में क्रेडिटर्स है, तो आप उन सभी की स्क्रूटनी करें। स्क्रूटनी मतलब रिकंसिलिएशन करें कि आपने जो उसके साथ ट्रांजेक्शन करी है पूरे साल में, क्या वो सही है, क्या आपने जो एंट्रियां करी है वो सही है, जिससे आप दोनों का बैलेंस आपस में क्रॉस हो जाएगा और कहीं भी जो मिस्टेक होगी वो आपको मिस्टेक भी फाउंड आउट हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा होता है और एक अच्छे प्रोफेशनल अकाउंटेंट क्या करते हैं, अपना ईयर खत्म होते ही अपने लेजर की रिकंसिलिएशन करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं वो लोग स्टार्ट, ताकि उनके बुक्स अकाउंट में कोई मिसमैच ना चले और जब उनकी ऑडिट हो या फिर कुछ और चीजें बनाना चाहते हैं या अपनी इनकम टैक्स भरना चाहते हैं तो वो अच्छी तरीके से अपनी इनकम टैक्स भर सके। तो आप सभी भी ईयर को क्लोज हो जाने के बाद अपने डेब्टर्स और क्रेडिटर्स की स्क्रूटनी करें, उनके लेजर को मिलाएं। क्लियर। इसके बाद ओ पॉइंट कहता है फॉरेन डेब्टर्स एंड फॉरेन क्रेडिटर शुड बी रीवैल्यू एट एक्सचेंज रेट एज 31 मार्च 2020। अगर आपकी कंपनी में कोई डेब्टर्स है जो फॉरेन में काम करता है, अगर आपकी कंपनी में कोई क्रेडिटर्स है जो फॉरेन में काम करता है, तो 31 मार्च का जो रेट है उसे उससे रीवैल्यू कर दें। क्लियर। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है रिकंसिलिएशन थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, जिसमें लिखा है प्रीपेड जीएसटी रिकंसिलिएशन। आप सभी को अपनी कंपनी का एक जीएसटी रिकंसिलिएशन भी बनाना चाहिए कि आपके पोर्टल पर आईटीसी कितना है, आपके बुक्स में आईटीसी कितना है, आपने अपनी जीएसटीआर 1 में कितनी वैल्यू दिखाई है और आपके बुक के हिसाब से कितनी गई है, तो आप उसी की भी एक रिकंसिलिएशन बनाएं। तो लिखा है प्रीपेड GST reconciliation between GSTR1 and GSTR3B and books of account and ITC aware in GSTR3B accounted in books of account and the reflected in GSTR2। आपने कितना ITC क्लेम करा है और आपके GSTR2 में कितना आ रहा है, इस तरह की भी आपको एक रिकंसिलिएशन बनानी चाहिए। मतलब पहली रिकंसिलिएशन बनाओ GSTR1 GSTR3 से, एक रिकंसिलिएशन बनाओ GSTR3B GSTR2A से, ताकि आपको पता चले एक्चुअल में आपने कितना आईटीसी क्लेम करा और आपने कितना एक्सेस क्लेम करा। तो इस तरीके के अगर आप रिकंसिलिएशन बनाते हैं बीजी में तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है। इसके बाद बी पॉइंट कहता है कंफर्मेशन टू बी ऑब्टेन फ्रॉम रिस्पेक्टिव डेब्टर्स क्रेडिटर्स पार्टी टू होम लोन गिवन टेकन फॉर आउटस्टैंडिंग बैलेंस सो दैट अकाउंट कैन बी रिकंसाइल्ड। अगर तुमने किसी से लोन लिया है या किसी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो आप उसके साथ भी एक कंफर्मेशन बनाएं कि ताकि आपको दोनों का बैलेंस भी पता चल जाए। TDS receivable should be reconciled with Form 26AS and Form 16A shall be obtained from the respective person for all quarter। अगर तुमने किसी का TDS काटा है तो आप फॉर्म 26AS के अंदर देखें, साथ साथ और जो आपने जिसका TDS काटा उसे फॉर्म 16 या फॉर्म 16A इशू कर दें ताकि आपके ऊपर वो बर्डन ना दे। अगर मैंने किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी का TDS काटा है तो मुझे अपने फॉर्म 26AS में जाकर देखना है और उसके बाद मुझे उनको हर क्वार्टर का TDS सर्टिफिकेट भी इशू कर देना है। क्लियर। इसके बाद डी पॉइंट कहता है प्रिपेयर TDS पेबल रिकंसिलिएशन बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फॉर्म 26Q 24Q 27Q एंड मेक रेलिवेंट रिवीजन इफ रिक्वायर्ड। अगर आपने किसी की TDS रिटर्न भरी है और वो गलत हो गई, चाहे फॉर्म 26Q की हो, चाहे फॉर्म 24Q की हो, चाहे फॉर्म 27Q की हो, तो उस केस में आप लोग उस रिटर्न को रिवाइज कर दें। क्लियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे या जिसको आपको जानना बहुत जरूरी था। अगर आप इन सभी बातों को फॉलो करते हुए काम करेंगे तो आपका रिकंसिलिएशन भी अच्छा हो जाएगा, आपकी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट भी बहुत अच्छी तरीके से चलेंगी। ये हमारा पहला स्टेप था जो आप लोगों को बताना था कि आप किस तरीके से रिकंसिलिएशन या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखें। इसके बाद अब हम बीजी पे आते हैं और अब हम आपको बताएंगे
कि आपको फाइनेंशियल ईयर कैसे चेंज करना है। आइए स्टार्ट करते हैं कि आप बीजी में किस तरीके से फाइनेंशियल ईयर को चेंज करेंगे। जब आप बीजी में फाइनेंशियल ईयर चेंज करने जाएं तो सबसे पहले आपकी कंपनी का बैकअप होना चाहिए, क्योंकि कई बार बैकअप लेते हुए बीजी हमारे डाटा को ऊपर नीचे कर सकता है, जिससे हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप सबसे पहले बीजी में फाइनेंशियल ईयर चेंज करते वक्त अपनी कंपनी का बैकअप जरूर लें। क्लियर? जब आप अपनी कंपनी का बैकअप ले लें, उससे पहले बैकअप ले लें, उसके बाद आपको हाउस कीपिंग पर जाना है और अपडेट मास्टर पर क्लिक कर देना है, ताकि आपकी कंपनी के जो भी मास्टर हों वो अपडेट हो जाएं, ताकि मैं फाइनेंशियल ईयर चेंज करूं तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। मैंने यहाँ से मास्टर अपडेट कर दिए। मास्टर अपडेट हो जाने के बाद मैं आऊंगा चेंज फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पर लिखा होगा न्यू ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ठीक है, न्यू ईयर पर आपको क्लिक करना है, इंटर मारना है। जैसे ही आप इंटर मारेंगे आपके पास एक मैसेज आएगा, क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर। क्या आप एक नया फाइनेंशियल ईयर बनाना चाहते हो? मैंने कहा यस, बनाना चाहता हूं। मैंने यस पर क्लिक करा। यस करते ही टॉप पर लिखा है क्रिएटिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1/4/2020। आप कहते हो सर मेरे पास अभी समय नहीं है, मुझे काम करना है। आप ऐसा करो, फाइनेंशियल ईयर बना दो, मुझे और कुछ नहीं करना। तो आप इस बटन पर क्लिक कर देंगे, क्रिएट न्यू ईयर ओनली, डज नॉट कैरी बैलेंस। तो अगर आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो वो आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा, खाली आपको फाइनेंशियल ईयर बनाकर दे देगा, अगर आपके पास समय नहीं है तब। अगर आपके पास समय है तो आप इस स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। दूसरा पॉइंट कहता है डू नॉट कैरी आइटम बैलेंस। अगर आप आइटम बैलेंस को नहीं कैरी करना चाहते तो आप इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर सकता हूं। आइटम मास्टर टू बी कैरी फॉरवर्ड, पार्टी मास्टर कैरी फॉरवर्ड। और आप अगर चाहते हैं तो ठीक, मैंने कहा मैं बैलेंस भी चाहता हूं, हर चीज कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं। बस मैं स्टार्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो अब देखिए कि अब मेरा फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो गया, और साथ साथ जो भी मेरी कंपनी के बैलेंस होंगे अब वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे अच्छी तरीके से। क्लियर है? ये चल रहा है और मेरी कंपनी में जितने मास्टर होंगे उसके हिसाब से काम करेगा। मैं आप लोगों से ये भी कहूंगा, हो सकता है अगर आपका डाटा ज्यादा हो, बहुत हैवी हो, तो उसमें समय भी लग सकता है। हो सकता है आपका अप्रोक्सीमेट 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, 3 घंटे लग सकते हैं। तो आपको अपनी कंपनी का पेशेंस रखना है, हड़बड़ी नहीं करनी। अगर आप इसे सोचे कि मुझे बीच में स्टॉप कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, तो बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है उस समय, क्योंकि बीजी अपनी कैलकुलेशन को डिस्टर्ब कर देगा और फिर बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इस केस में जब आप बैकअप लें या फिर फाइनेंशियल ईयर चेंज करें तो थोड़ा सा पेशेंस रखें कि मैं 1-2 घंटे जितना भी समय लगेगा इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। देखिए मेरा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। चेंज हो जाने के बाद इंटर मारेंगे, और जैसे ही आप इंटर मार के क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा फाइनेंशियल ईयर 1/4/2020 से लेकर 1/4/2021, मतलब 20-21 दिख जाएगा। उसके बाद आपको हाउस कीपिंग में दोबारा आना है और अपडेट मास्टर पर क्लिक करना है। कई बार ऐसा होता है फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है लेकिन उसके मास्टर अपडेट नहीं हो पाते, ताकि बीजी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको ये करना है। ये हो जाने के बाद आपको डिस्प्ले में आना है, ट्रायल बैलेंस में जाना है, और एक यहाँ से एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है ओपनिंग ट्रायल मिसमैच फ्रॉम प्रीवियस ईयर। अगर आपका कोई मिसमैच आता है प्रीवियस ईयर से इस ईयर में आने पर, तो बीजी आपको ये भी बता देगा। बस आपको ओपनिंग ट्रायल बैलेंस पर क्लिक करना है, इंटर मारना है, और जैसे ही आप इस पर इंटर मारेंगे तो बीजी आपको बता देगा। अगर आपके अकाउंट्स में कोई भी मिसमैच आता तो यहाँ पर मिल जाता। क्लियर? इतना समझ आ गया। दूसरा, अभी तुम नए फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको कुछ भी करना है पुराने ईयर में जाकर, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, चेंज फाइनेंशियल ईयर पे आना है, जिसकी शॉर्टकट की F11 है। आपको F11 दबाना है, इंटर मारना है, और जैसे ही आप इस पे इंटर मारेंगे आप पुराने ईयर में आ गए। पुराने ईयर में जैसे ही आ गए, अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करते हैं
मान लो मैं एक पेमेंट की एंट्री पास करता हूँ, मैंने 15/1 को एक पार्टी है जिसका नाम है बंसल, मैंने इसको 10,000 रुपए की पेमेंट कर दी कैश में और मैंने इसको सेव कर दिया, सेव हो गया। ये हो जाने के बाद अब मैं इसे दोबारा नए ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं, तो उस केस के अंदर आपको जाना है चेंज फाइनेंशियल ईयर, इस पे इंटर मारना है। लेकिन अब ये कहता है कि आप बैलेंस को अपडेट करना चाहते हो, मैंने कहा अपडेट करना चाहता हूँ, यस। लेकिन अपडेट करते हुए सारी पार्टी को या जिसमें चेंज हुआ उसको, मैंने कहा उन्हीं पार्टियों को अपडेट करना है जिसके अंदर मेरा कोई चेंज हुआ। बस मैं इस पर क्लिक करूंगा और जैसे ही इंटर मारूंगा, बीजी खाली उन्हीं पार्टियों के साथ अपडेट करेगा जो मैंने अपडेट करा है। क्लियर है? तो आप इस तरीके से बीजी के अंदर इस काम को कर सकते हैं। अगर आपको यहीं खड़े होकर किसी पार्टी का लेजर पुराने साल का देखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे? आप Alt+L करो, यहाँ से पार्टी का नाम टाइप करो और उसके बाद एंटर मारोगे तो यहाँ से 1 अप्रैल आ रहा है। अगर यहाँ F2 करके या बाहर जाकर 1/4/2018 से देखेंगे तो आपको पुराने साल का लेजर दिख जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो कि मैं उस एंट्री पर जाकर उस एंट्री को ठीक कर दूं तो वो पॉसिबल नहीं है, आप उस एंट्री को ठीक नहीं कर सकते, ओनली देख सकते हैं। क्लियर? आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है? तो आपको बीजी में इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है। अगर आप अपने पिछले साल में जाते हैं, पिछले साल में जाकर बस खाली कुछ काम को देखते हैं और फिर दोबारा आप नए ईयर में आना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, दोबारा नए ईयर पे आना है, इंटर मारना है और न्यू पर क्लिक कर नो पर क्लिक कर देना, ताकि आपको बैलेंस के साथ कोई अपडेट ना करना पड़े। तो आप इस तरीके से बीजी में फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर सकते हैं बहुत आराम से। दूसरी बात, जब आप फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, सब कुछ हो गया, अब आपको लगता है मेरा सब कुछ ओके है, अब मैं चाहता हूं इस कंपनी को स्प्लिट करना चाहता हूं, इसके फाइनेंशियल ईयर को अलग अलग करना चाहता हूं, 19-20 अलग चाहता हूं, 20-21 अलग चाहता हूं, तो पहले कंपनी का बैकअप ले लें और फिर यहां से एक टॉपिक मिलता है जिसका नाम होता है स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर। बस आपको स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर पे आना है, अपनी कंपनी को सिलेक्ट करना है, जो भी कंपनी, मेरी कंपनी ये है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अपनी कंपनी का पासवर्ड यूजर डालता हूँ और जैसे इंटर मारूंगा, लिखा है यू डू नॉट हैव द ऑथोरिटी, आपके पास ऑथोरिटी नहीं है, तो आप फैजान पे चले जाओ। ठीक है, जैसे फैजान पे गए, इसने पूछा आप 17-18 अलग करना चाहते हो, अगर आप 17-18 अलग करना चाहते हो तो क्लिक कर दो, और जैसे ही आप 17-18 को अलग करो, क्या उसमें से डिलीट करना चाहते हो, मैंने कहा उसमें से डिलीट नहीं करना, और जैसे ही स्प्लिट करूंगा तो देखिए फिजान का यहाँ पर एक नई कंपनी आपको मिल गई 17-18 की। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अब उसको भी अलग करना है, मतलब 18-19 की अलग करनी है, तो आप यहाँ पर जाएं, क्लिक करें, यहाँ अब भी 17-18 है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि उसके अंदर अभी ये फाइनेंशियल ईयर है, तो उस केस में क्या करें कि मैं इसे अलग भी करना चाहता हूँ और डिलीट भी करना चाहता हूँ, तो आप इस पर यस करें और इसे इस तरीके से डिलीट कर दें। तो यहाँ पर देखिए अब फैजान के नाम की 2 कंपनी आ गई। अब तुम्हें 18-19 भी अलग करना है तो कहाँ जाएं? स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर, दोबारा इस पे क्लिक करें फैजान, और अब यहाँ पर 18-19 आ गया। तो मतलब आप एक एक करके कंपनी को अलग कर सकते हैं, एक साथ आप सारी कंपनियों को अलग नहीं कर सकते। इसे भी अलग करेंगे, एंटर, तो अब देखिए फिजान के बाद जो भी कंपनी होगी उसमें आपको इस तरीके से दिखेगा। ये देखो फिजान 19-20 अलग है, यहाँ एक फिजान 18-19 अलग है और एक फिजान 17-18 अलग है। तो आप कंपनी में इस तरीके से भी स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन स्प्लिट करने से पहले भी आप लोगों को बैकअप लेना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो आज मैंने आप लोगों को बीजी के अंदर चेंज फाइनेंशियल ईयर करना बताया है, साथ साथ मैंने उन बातों को भी बताया जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए। तो आज हम इस सेशन को यहीं स्टॉप करते हैं और अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ एक नया टॉपिक लेके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।